हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारा जो यहाँ पे चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, तो हमने पिछली क्लास में क्या है फतेहपति शाह को कंप्लीट कर दिया था और मध्यकाल में हमारे जो चंद और कुमाऊँ के चंदवंश और पवार वंश गढ़वाल क्षेत्र के ये चल रहे थे आपस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ में जो संबंध रहे, कुछ में रहे शत्रुतापूर्वक यानी कि एक-दूसरे के शत्रु रहे चंद और पवार और कुछ क्या रहे हैं मित्रतापूर्वक रहे इनके संबंध रहे हैं, तो ऐसे ही क्या है इनके बनते और बिगड़ते रहते हैं यहाँ संबंध। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था फतेहपति शाह के बारे में पढ़ा था और उसके साथ-साथ हमने थोड़ा-सा यहाँ पे देखा था चंदों में, तो चंदों में क्या देखा था कि हमने चंद का टाइम पीरियड देखा था कि फतेहपति शाह जब आ गया था, फतेहपति शाह का शासन हुआ था, तो उस समय यहाँ पे बाज बहादुर चंद था, पहले से बाज बहादुर चंद था यहाँ पर, इसके जब दादा थे उस टाइम पर। फिर क्या होता है कि इसके जो दादा का काल होता है, इसके फादर जो पिता होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है मेदिनी शाह की, तो ये गद्दी पे बैठता है फतेहपति शाह। यहाँ बाज बहादुर चंद इसलिए बाज बहादुर चंद जो होता है इसका टाइम पीरियड यहाँ तक 78 तक रहता है और ये 67 में गद्दी पे बैठ जाता है। तो इसके टाइम पर औरंगज़ेब का भी शासन चल रहा होता है। तो सेम टाइम पीरियड पे 3 लोग रहते हैं यहाँ पे फतेहपति शाह, बाज बहादुर चंद और अकबर वो सॉरी औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का यहाँ पे शासन है। तो हमारा जो चलेगा अभी इसके बाद हमने ये जो कंप्लीट कर लिया था इसमें नवरत्न के बारे में बताया था कि ये योग्य शासक था और साहित्य कला में रुचि रखता था, चित्रकारों में भी रुचि रखता था, जबकि इसके जो दरबार थे, दरबार में कुछ विद्वान थे और चित्रकार भी थे। चित्रकार में जो मोलाराम के जो पूर्वज हैं, मोलाराम के पूर्वज जो थे, वो किसके दरबार में थे? वो फतेहपति शाह तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोलाराम के पूर्वज किसके दरबार में थे? किस पवार शासक के दरबार में थे? तो फतेहपति शाह के दरबार में थे और श्रीनगर में ही रह के वो क्या करते थे? चित्रकारी करते थे। तो जो मोलाराम होता है, मोलाराम जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, मोलाराम की कहानी हम जे कीर्ति शाह के टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, तो मोलाराम का जन्म होता है, वो गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर में ही जन्म होता है। मोलाराम की एक कहानी है कि उत्तराखंड के इतिहास में चित्रकारी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है इनकी चित्रकलाओं से। तो यहाँ पे फतेहपति शाह को हमने पढ़ा था, यहाँ नवरत्नों के बारे में पढ़ा था कि इनके 9 रत्न थे दरबार में जो हमने नोटियाल थे और थपलियाल थे, आपके धसमाना थे और जितने भी थे 9 के 9 वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे नाम लर्न करा दिए थे। बाकी इसने युद्ध लड़े थे जो जिसमें युद्ध में आता है एक बार उद्योग चंद के साथ भी युद्ध लड़ा था और ज्ञानचंद के साथ और जगत चंद के साथ भी इसने युद्ध लड़ा था। जगत चंद के बारे में मैंने आपको यहाँ चंदों के बारे में जब बताऊँगी, अभी बताऊँगी इसके काल को तो स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में करी थी। इसके साथ-साथ फतेहपति शाह ने क्या किया था कि मेदिनी प्रकाश और रुद्र प्रकाश इनके साथ भी युद्ध लड़ा था। ये सिरमौर के शासक थे, तो इन्हें क्या कर दिया था, हरा दिया था और कोंटा, कालची और वैरागढ़ ये वाले जो स्थान थे, इन्हें अपने अधीन कर लिया और इन लोगों को बंदी बना लिया। इन्हें क्या कर दिया, बंदी बना लिया। जब इन्हें बंदी बना लिया तो इन्हें रिहा करने के लिए इसने एक शर्त रखी। इसने कहा कि वार्षिक कर जो देना पड़ेगा वो 3000 जो भी इनका होता होगा उस समय इनके उसमें जो भी असरफिया जैसे चलती होंगी, कोई भी मुद्रा होगी, तो ये कितने देते थे 3000 वार्षिक कर के रूप में किसे देते थे? ये देते थे फतेहपति शाह को जब ये युद्ध के बाद हार गए थे, तो उसके बाद। तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो हमने कल की क्लास में हमने फतेहपति शाह को ही पढ़ा था। उद्योगचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद ये जो थे तीनों इसके टाइम पीरियड के साथ चल रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे उद्योगचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद। इनके बारे में इतना डीपली नहीं बताया गया है जबकि उद्योगचंद के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो मैं आज जो बताऊँगी आपको उद्योगचंद के बारे में बताऊँगी। तो करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे फतेहपति शाह को ऐसे रहने देते हैं और हम टाइम पीरियड चलाते हैं किसका उद्योगचंद का 1678 से बाज बहादुर चंद को भी यहाँ से हटाए थे। हुँ। तो फतेहपति शाह का मैंने आपको कल बता दिया था, खाली नाम याद रहते हैं क्योंकि इतना सारा फिर उद्योग चंद का क्या होगा कि उद्योग चंद के बारे में जो लिखा जाएगा वो यहाँ पे
मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो हम कल की क्लास में कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा-थोड़ा यहाँ की ओर खिसका देते हैं, ताकि क्या हो कि हमें क्लियर यहाँ से दिखाई पड़े कि बोर्ड में क्या लिखा है। तो इसका टाइम पीरियड फतेहपति शाह का टाइम पीरियड मैंने आपको यहाँ बताया था कि फतेहपति शाह जो था वो था 1667 से 1716 यहाँ तक रहता है फतेहपति शाह का काल। और इसके बाद जो आ जाता है वो उपेंद्र काल होता है, उपेंद्र शाह होता है। इससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ उद्योग चंद। तो उद्योग चंद के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग चंद। उद्योग चंद किसके बाद आया था? तो उद्योग चंद जो था बाज बहादुर चंद के बाद आया था। बाज बहादुर चंद जिसने बाजपुर की स्थापना करी थी। तो बाज बहादुर चंद के बाद आया था। तो ये क्या था? बाज बहादुर का जो था ये पुत्र था। तो बाज बहादुर का पुत्र कौन था? बाज बहादुर चंद का था पुत्र। एक बार हम कह रहे हैं जितने भी हमने चंद और पवार शासकों को कंप्लीट कर लिया है, उनको एक बार रिवीजन कर लेंगे लास्ट में, क्लास के लास्ट में। तो हम देखते हैं यहाँ उद्योग चंद के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा था? इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो था 1678 से 1698। 1678 से 1698। तो यहाँ पर आ जाता है उद्योग चंद। अब ये भी क्या होता है? बहुत ही योग्य शासक होता है वैसे। कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि कितने भी जिनके समय में कुछ घटना हुई होती है तो उनके बारे में ही हम पढ़ते हैं। जो जिनके समय में कुछ घटना ही नहीं हुई तो उनके बारे में पढ़ के करेंगे क्या? तो इसलिए ही उद्योग चंद के बारे में यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर जब उद्योग चंद था तो उस समय क्या हुआ था कि एक तो कुमाऊं क्षेत्र में डोटी यानी कि नेपाल क्षेत्र से भी आक्रमण हुआ। और दूसरा जो हुआ था ये हमारा उत्तराखंड, ऐसे शॉर्ट में बना देते हैं। ये उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड है, ये कुमाऊं हो गया, ये कुमाऊं हो गया और ये गढ़वाल हो गया। तो यहाँ पे क्या है? डोटी है। यहाँ पे डोटी यानी कि नेपाल है। नेपाल, नेपाल को कहते हैं डोटी। आज के टाइम पे इसे नेपाल कहा जाता है। पहले क्या था? इसका नाम डोटी था। तो डोटी है। ऊपर की ओर क्या था? तिब्बत है। ऊपर की ओर तिब्बत है। तिब्बत है। तो अगर हम कुमाऊँ की दृष्टि से देखें, यहाँ पर कुमाऊँ की दृष्टि से, तो ये हो गया कुमाऊँ का पूर्वी साइड और ये हो गया पश्चिमी साइड। कुमाऊँ क्षेत्र में ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये तो गढ़वाल क्षेत्र हो गया, लेकिन इनकी सीमा जो देखेंगे चंदों की सीमा में, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो पश्चिमी साइड से किसने आक्रमण करा यहाँ पर? पश्चिमी साइड से यहाँ पे आए थे ये वाले लोग गढ़वाल क्षेत्र के। गढ़वाल क्षेत्र से क्या हुआ? आक्रमण हुआ। और यहाँ पर जो था पूर्वी साइड में यहाँ पर आक्रमण होता है नेपाल के नेपाल का जो राजा होता है यानी कि जो भी शासक है वो आक्रमण करता है पूर्वी साइड से, जबकि पश्चिमी साइड से कौन आक्रमण करता है? गढ़वाल के क्षेत्र से पवार शासक करते हैं। तो पवार जो होते हैं यहाँ पर आपका जो क्षेत्र होता है ये पवार अपने अधीन कर लेते हैं, जबकि यहाँ का क्षेत्र क्या होता है? डोटी का नेपाल शासक जो होता है अपने अधीन कर लेता है। तो उद्योग चंद्र के टाइम पर उद्योग चंद के टाइम पर ही नेपाल के शासक यानी कि डोटी के शासक ने चंपावत को अपने अधीन कर लिया था। जो चंपावत उनकी क्या थी? पहले राजधानी रही थी। बाद में क्या हो गई थी? अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी थी। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले ही स्थानांतरित कर दी। तो राजधानी पर अभी इनका आक्रमण नहीं हुआ था। सिर्फ जो पहली राजधानी चंपावत थी वहां पर क्या होता है? डोटी के नेपाल शासक जो होते हैं वो आक्रमण करते हैं अपनी साइड से और यहाँ चंपावत वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद शासक के टाइम पर चंपावत नेपाल के अधीन आ गई थी? तो जो उद्योग चंद था उसके टाइम पर क्या हुआ था? नेपाल ने चंपावत पे आक्रमण कर अपने अधीन ले लिया था। जबकि पश्चिमी साइड में क्या था आपका? यहाँ पर आपका जो कुछ क्षेत्र होता है दूनागिरी व द्वाराहाट,
दूनागिरी व द्वाराहाट। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चंपावत, 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 ये हो गई चंपावत वाला क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूनागिरी, दूनागिरी, दूनागिरी और द्वाराहाट, द्वाराहाट। तो दूनागिरी और द्वाराहाट में क्या होता है, दूनागिरी और द्वाराहाट, इसमें जो है गढ़वाल क्षेत्र से क्या होता है, पंवार शासक यहाँ पे अपना आक्रमण कर यहाँ पे क्या कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं और पूरब से क्या पश्चिम पूर्वी साइड से चंपावत पे नेपाल के शासक कर लेते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इससे पहले इसके 2 युद्ध और हुए थे। एक हुआ था 1600 सॉरी 1678, 1680। तो यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था वो कितने में हुआ था? जो यहाँ पे आक्रमण हुआ था वो 1680 के आस-पास हुआ था। तो ये डेट याद रखना आप। 1680 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है गढ़वाल क्षेत्र ने दूनागिरी और द्वाराहाट पर कब्जा कर लिया था, जबकि नेपाल के शासकों ने चंपावत पे कब्जा कर लिया था 1680 में। टाइम आता है 1678, 1678। तो 1678 में क्या होता है कि उदय चंद्र यहाँ पर बधानगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है फिर से। बधानगढ़ क्या है? बधानगढ़, अब आप कहोगे बधानगढ़ 2-3 बार, कितनी बार बधानगढ़ आ गया है। तो बधानगढ़ क्या है? एक जगह का नाम है। तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पर ये अलग-अलग शासक आते हैं, वंशज आते हैं, तो अपने-अपने जब युद्ध लड़ते हैं तो बधानगढ़ का युद्ध, कई बार बधानगढ़ वाली जगह पर युद्ध लड़ा गया है, तो बधानगढ़ का युद्ध होता है। इसके साथ यहाँ पे 1689 में क्या होता है, गुनाई और लोहबा रास्ते, गुनाई और लोहबा रास्ते में होता है, गुनाई में और लोहबा में और चांदपुरगढ़ी, लोहबा। ये गुनाई और लोहबा वाले क्षेत्र में क्या होता है, युद्ध होता है। ये वाले क्षेत्रों में युद्ध होता है, जबकि 1680 में क्या होता है, 1680 की बात करें तो 1680 की मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1680 में 2 चीज़ें हो जाती हैं कि यहाँ पर जो होता है डोटी का शासक, यानी कि डोटी अधीन नहीं, डोटी शासक, डोटी आक्रमण कहाँ पर? चंपावत। डोटी का आक्रमण यानी कि डोटी जो शासक था उसने आक्रमण करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चंपावत, चंपावत अधीन हो जाती है। यहाँ पर मतलब चंपावत वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ये था पूर्वी साइड, पूर्वी, जो पूर्वी दिशा में आता है चंपावत। और पश्चिम में क्या होता है, यहाँ पर आता है गढ़ नरेश, यानी कि गढ़ शासकों का आक्रमण, गढ़ शासक आक्रमण। हाँ, तो गढ़ शासक आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे आता है दूनागिरी व द्वाराहाट। इनके अधीन आ जाता है, ये होता है पश्चिमी साइड, ये होता है पश्चिमी। तो आप यहाँ पे पूरा पश्चिम के हिसाब से, तो पश्चिमी साइड तो आप समझ जाएँगे, क्योंकि क्या है कि ये पश्चिम साइड ही गढ़वाल क्षेत्र पड़ रहा है, तो पश्चिम से ये आए थे, पूर्वी साइड ही ये पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि चंपावत जो थी, चंपावत इनकी राजधानी रही थी पहले, और ये सबसे उदयचंद के टाइम पर क्या हुई थी, डोटी के शासक ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में क्या होता है, जो उदयचंद होता है, बाद में क्या होता है, अपने क्षेत्रों को जीतने के लिए दोबारा से प्रयास करता है, तो फिर से युद्ध लड़ता है। जब ये युद्ध लड़ता है फिर से, तो युद्ध में क्या होता है, ये सफल हो जाता है और अपने जो क्षेत्र थे, ये जो छीने हुए क्षेत्र थे, उन्हें वापस पा लेता है। तो 1680 में इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था, तथा इसके बाद उदयचंद ने 1-2 साल में अपने क्षेत्रों को फिर से छुड़ा लिया और अपने अधीन फिर से कर लिया, यानी कि चंद शासन में फिर से ही मिला दिया। तो यहाँ पे जो जितना हिस्सा यहाँ पे कट गया था, वो वापस से क्षेत्र में आ जाता है, वो चंदों के ही क्षेत्र में आ जाता है। ये जो बधानगढ़ का युद्ध होता है, इसमें इसका सेनापति मारा जाता है। इसका सेनापति मारा गया। सेनापति क्या नाम था सेनापति का? सेनापति का नाम था मेसू।
मेसु। तो सेनापति मेसु जो था वो किसका था? वो सेनापति जो मेसु था वो किसका था? वो था मारा गया। वो था उद्योचन का, तो उद्योचन का जो सेनापति होता है मेसो वो किसे मारा जाता है? तो वो मारा जाता है यहाँ पर बदानगढ़ के युद्ध में गुनाई लोबा में भी क्या होता है आक्रमण होता है 1689 में होता है सॉरी 79 में होता है 1680 में क्या होता है 2 युद्ध होते हैं यहाँ पे बदानगढ़ वाले क्षेत्रों में डोटी आक्रमण कर देता है तो चंपावत अपने अधीन कर लेता है, पश्चिम में दूनागिरी गाराहाट में किसका कब्जा हो जाता है यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र का, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो उद्योगचंद था इसके टाइम पर और कौन-कौन से आक्रमण हुए या इसने कौन-कौन से युद्ध लड़े, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इतना तो आपने समझ लिया होगा। इसके बाद इसके आक्रमण मतलब इसके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हुँ। तो क्या होता है जब क्या होता है ये अपने अधीन ले लेता है। अब डोटी का शासक ने एक बार तो यहाँ पे चंपावत को जीत लिया। फिर क्या होता है कि उद्योगचंद होता है अपने क्षेत्रों को जीतने के लिए फिर से क्या होता है युद्ध लड़ता है अपने अधीन ले लेता है। फिर से वो जो डोटी का शासक होता है तो वो क्या करता है कि वो फिर से चंद यानी कि जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र है उसमें आक्रमण करना चाहता है कि अपने अधीन लेना चाहता है ये क्षेत्रों को फिर से। तो वहाँ पर ये बार-बार आक्रमण करेगा, बार-बार आक्रमण करेगा। क्योंकि इसे क्या चाहिए यहाँ पे अब लालसा आ गई कि ये वाला क्षेत्र मैं अपने अधीन ले लूँगा। थोड़ा-थोड़ा करके ये चंदे का शासन जितना भी क्षेत्र है वो अपने अधीन ले लेगा। तो यहाँ पे जो था डोटी शासक ने क्या आक्रमण डोटी शासक के आक्रमण के कुमाऊँ पर आक्रमण, तो कैसे-कैसे आक्रमण करे इसने? पहला तो आपने समझ लिया कि पहला जो था 1680 में इसने कुमाऊँ क्षेत्र पे आक्रमण करा था और इसने चंपावत को अपने अधीन कर दिया था नेपाल के शासक ने। फिर क्या हुआ कि उद्योगचंद ने फिर से क्षेत्र को जीत लिया। अब डोटी शासक जो था ये बार-बार आ रहा था, बार-बार तो इसने जो है पहला जो आक्रमण करा इसके बाद तो इसने आक्रमण जो करा था सबसे पहले वो करा था 1685 में, 1685 में करा था और दूसरा आक्रमण करा इसने 1685 में कराया 1688 में करा और 1696 में, 1688 और 1696 तो ये 3 डेट 4 डेट हैं यहाँ पे 1680, 1685, 1688, 1696, 1680, 85, 1688 और 1696 तो इसमें जब आक्रमण करता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें डोटी शासक हार जाता है। इसमें क्या होगा डोटी शासक हार जाएगा और कौन-कौन से क्षेत्रों पे यहाँ पर हुँ। इनके आपस में युद्ध होंगे तो यहाँ पे ये जो डोटी वाला होगा ये क्या हो जाएगा डोटी शासक हार गया डोटी शासक हारा तो यहाँ पर जब हारा तो इसने क्या कहते हैं उद्योगचंद ने इसका जो कुछ क्षेत्र ले लिए उसके क्षेत्र क्या ले लिए उद्योगचंद विजयी हो जाता है और यहाँ पर चंद विजयी और इससे क्या होता है एक किला ले लेता है। अब दूसरा जो इसका आक्रमण होता है यानी कि कुमाऊँ वाले क्षेत्र पे कुमाऊँ वाला जो होता है ये उद्योगचंद करता है 1680-88 में कहाँ पर डोटी पर। तो डोटी पे जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर ये संधि कर लेता है। यहाँ पर क्या करता है संधि करी। किसे? क्योंकि इसने क्या था डोटी के शासक को हराया था। तो डोटी शासक सालाना कितना कर देगा? डोटी शासक सालाना कर देगा। डोटी शासक सालाना कर देगा। हुँ। फिर क्या होता है कि यहाँ पर आप जो तीसरा युद्ध होगा इनके बीच ये पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध।
पहला युद्ध यहाँ पे होता डोटी वाला भारी पड़ गया था, लेकिन जब यहाँ पर होता है तो यहाँ पे भी उद्योगचंद जीतता है, यहाँ पे भी उद्योगचंद जीता है और यहाँ पर युद्ध भी होता है। देखो, डोटी का जो शासक था ये क्या करता था, सालाना कर देता था किसे जो पहला युद्ध हुआ था वहाँ पर क्या होता है इसके हाँ, तो पहला जो युद्ध होता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ खेरीगढ़ पर अधिकार कर लेता है, खेरीगढ़ पर अधिकार। कौन कर लेगा? जो जीता है, जीता कौन था? जीता था उद्योगचंद। तो पहला जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि उद्योगचंद जो है विजय हो गया यहाँ पर और इसने कुछ अजमेर किला इस टाइप का लिखा है, तो इसने क्या है डोटी के शासक को क्या कर दिया? हरा दिया और उसके जो क्षेत्र था उसे अपने अधीन कर लिया। दूसरा युद्ध होता है तो डोटी के शासक को क्या कह देता है? ये कहता है कि इसका खेड़ीगढ़ वाला किला जो होता है, खेड़ीगढ़ वाला इसका कोई किला होगा यहाँ पर आपका नेपाल के क्षेत्र में कोई किला है, उसे कहते हैं खेड़ीगढ़। तो खेड़ीगढ़ वहाँ पर जो क्षेत्र है, उस पे कौन अधिकार कर लेता है? उस पर अधिकार कर लेगा उद्योगचंद और उद्योगचंद इसे छोड़ने के लिए क्या कहता है? डोटी के शासक से एक संधि कर लेता है और संधि के बाद क्या कहता है कि आपको इतना कर सालाना है, यानी कि सालाना मीन्स वार्षिक होती है, तो वार्षिक जो है कर देना पड़ेगा, ये डोटी के शासक से कहता है। देखो यहाँ पर तो ये भारी पड़ गया था इस पे, फर्स्ट टाइम पड़ा था, लेकिन उसके बाद उद्योगचंद ने ही ज़्यादा ही यहाँ पर अपना दबदबा बनाया। तो यहाँ पर जब खेड़ीगढ़ वाले किले को देता है वापस क्षेत्र को देता है तो कहता है कि आपको कर देना पड़ेगा, तो इसने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो डोटी का जो शासक होता है वो लगभग इतने टाइम तक यानी कि ये हो गया 6 8 साल तक क्या देता है? कर देता है। किसे देता है? कुमाऊँ के चंद वंश के जो उद्योगचंद है उसको कर देता है। लेकिन क्या करता है जैसे ही 1696 का टाइम आता है, ये कर देने से मना करता है कि हम तो भई कर नहीं देंगे। तो जो कर देने के लिए मना कर देता है, तो क्या होता है उद्योगचंद फिर से युद्ध करता है कि इसने कर देने के लिए मना करा है, अब फिर से युद्ध होगा। क्योंकि इसने क्षेत्र दे दिया था, इसने ज़बान दी थी कि हम कर देंगे, लेकिन इसने बीच में कर देना मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है कि अब हम युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे जो 1696 में युद्ध होता है ना, वो कर के मतलब जो संधि तोड़ी थी उसके लिए युद्ध होता है। संधि के विरुद्ध संधि के विरुद्ध गया ना, संधि के विरुद्ध कौन गया था? संधि के विरुद्ध गया था डोटी का शासक। तो संधि के विरुद्ध होने के कारण इन्होंने फिर से युद्ध करा था 1696 में। अब जब ये युद्ध करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है डोटी का शासक भारी पड़ जाता है और उद्योगचंद की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो युद्ध के मैदान में ही उद्योगचंद जो होता है वो मारा जाता है। तो यहाँ पर जब युद्ध हुआ यहाँ पर क्या हुआ? युद्ध हुआ इनका आपस में, तो इसमें उद्योगचंद मारा गया। उद्योगचंद मारा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1698 है और यहाँ पे 1696 है। तो ये जो युद्ध चला था ना वो कितने साल तक चला था? 2 साल चला, 2 साल चला। हैं, 2 साल चला। युद्ध कितने साल तक चला था? 2 साल चला था। तो उदयचंद की मृत्यु कब हुई थी? मारा गया था 1698 में। तो 1698 में उदयचंद मारा गया था, 1696 में संधि के विरुद्ध युद्ध हुआ था, 1688 में संधि हुई थी, 1685 में ये जो डोटी का शासक था इसका कुछ क्षेत्र किसने यहाँ पर जो किला था वो अपने अधीन कर लिया था उद्योगचंद ने। यहाँ पे क्या करा था? किला अधीन कर लिया, अधीन किला अधीन। किसने करा था? उद्योगचंद ने किला अधीन कर लिया था, किसका? डोटी शासक का और यहाँ पे संधि करी थी 88 में, 96 में संधि का विरोध हुआ, तो यहाँ पे युद्ध हुआ और 2 साल तक युद्ध चला और 1698 में उद्योगचंद मारा गया। तो इतना आप समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका था और बहुत ही ज़्यादा ईज़िली तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1678 में ये आया और 2 साल बाद इससे क्या होता है कि यहाँ पे गढ़वाल वाले क्षेत्र से और यहाँ से इससे आक्रमण होता है तो चंपावत वाले क्षेत्र पे कौन डोटी वाला यहाँ पे शासन स्थापित कर देता है, क्षेत्र जीत लेता है और यहाँ पर दूनागिरी और दाराहाट पे गढ़वाल वाले क्षेत्र पे पवार शासकों को क्या देते हैं? अपने अधीन कर लेते हैं उस क्षेत्र को।
फिर क्या होता है, डोटी वाले जो ये क्षेत्र थे ये और जो पवार वाले क्षेत्र थे, कुछ टाइम बाद उद्योग चंद क्या होता है, ये 2-3 साल बाद इसे क्या कर देता है, फिर से अपने अधीन ले लेता है। मतलब ये क्षेत्र को फिर से जीत लेता है, अपने हारे हुए क्षेत्रों को। उसके बाद डोटी का शासक फिर आता है, ये बड़ा बेशर्म था, ये अपने फिर से युद्ध के लिए कहता है, तो यहाँ पे उद्योग चंद क्या होता है, भड़क जाता है। उद्योग चंद जब युद्ध में होता है, तो इसके वाले जो क्षेत्र होते हैं, उसको अपने अधीन कर लेता है। इसका एक किला होता है डोटी के शासक का, उसको अपने वहाँ पर कब्ज़ा कर देता है और जब कब्ज़ा कर लेता है तो फिर उसके बाद जब ये कब्ज़ा कर लिया, अब फिर से डोटी का शासक क्या हुआ, डोटी के शासक और उदय चंद के बीच फिर से युद्ध हुआ। फिर से युद्ध हुआ तो इसने क्या कहा कि इसने फिर से इसके डोटी शासक का जो क्षेत्र था नेपाल में खेरीगढ़ नामक स्थान है, तो वहाँ पर किसने कब्ज़ा कर लिया था, कुमाऊँ के उदय चंद ने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन अब कब्ज़ा कर लिया है तो जब डोटी का शासक था उसने कहा कि ये क्षेत्र आप मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको कर देने के लिए बाध्य हूँ। उसने कर देने की बात कही, उसने कहा कि हाँ, मैं आपको कर दूँगा। तो यहाँ पर जो 1688 में युद्ध होता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर जो है, ये डोटी का शासक होता है 88 से 96 तक, 95 तक तो इसने युद्ध कर दिया उसने लगातार। लेकिन 96 में क्या करता है, ये कहता है कि अब हम कर नहीं देंगे। तो यहाँ पे 1696 में फिर से युद्ध होता है और 2 साल बाद उदयचंद की युद्ध के समय ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो मारा जाता है। तो फिर अब जो नेक्स्ट शासक आता है वो कौन होगा? वो मैंने आपको कल लिखाया था, जो नया शासक आ जाएगा वो चंद्रवंशों में वो होगा। अब देखिए आप यहाँ पर उदयचंद ने कुछ-कुछ कार्य भी कराए थे। तो मेन चीज़ आप नोट करके जो लिखेंगे ना 1688 वाला, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय क्या हुआ था, चंपावत जो था डोटी के अधीन आ चुका था, चंपावत वाला क्षेत्र। अब देखते हैं इसने क्या-क्या काम करवाया। ये अभी 1698 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है अभी फतेहपति शाह का ही काल चल रहा है। यहाँ पे क्या है फतेहपति शाह का ही शासन है। तो यहाँ पर जो इसने बहुत सारे कार्य करवाए जिसमें इसने बगीचे लगवाए, इसने क्या करवाए थे कार्य लिख देती हूँ मैं यहाँ पर इसके द्वारा किए गए कार्य। बगीचे लगवाए। इसने क्या लगवाए थे? बगीचे लगवाए थे उद्योग चंद ने। तो मैंने अभी तक किसी भी शासकों का नाम नहीं बताया है जिन्होंने अभी तक बगीचे लगाए हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख देना कि उद्योग चंद ने क्या लगवाए थे? बगीचे लगवाए थे। ये चीज़ आप क्या कर लो हाइलाइट कर लो कि बगीचे किसने लगवाए थे? उद्योग चंद ने लगाए थे चंद वंश के शासकों में। अभी आगे भी और काम करेंगे। जैसे अभी कवि विद्वानों की बात आई थी तो कौन आया था? पवार शासकों में फतेहपति शाह आया था। उदयचंद के टाइम पर भी क्या थे, इसके समय क्या थे विद्वान थे। विद्वान इसके टाइम पर भी इसके दरबार में क्या थे विद्वान थे, विद्वान रहते थे मतलब विद्वान थे और विद्वान रहते थे, इसके दरबार में रहते थे, दरबार में विद्वान रहते थे और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है इसके उसमें कि इसने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। कई मंदिरों का जीर्णो धार। तो कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। किसने कराया था? ये उदय चंद ने कराया था। उदय चंद के काम में महत्वपूर्ण आप देखिएगा कि कहते हैं इसने कई जगह पर बगीचे लगवाए थे आम के या किसी भी चीज़ के, लीची के, किसी भी चीज़ के आप हम बगीचे देख सकते हैं। तो बगीचे क्या होते हैं जैसे मौसम में आता है मोस्टली क्या होते हैं आम के बगीचे ज़्यादा होते हैं और चीज़ों के भी होते हैं ऐसा नहीं है। सब चीज़ों के पेड़ों के बगीचे होते हैं। तो बगीचे किसने लगवाए थे? उदय चंद ने लगवाए थे। दरबार में विद्वान रहते थे। उदय चंद के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उदय चंद ने करा था। ये चीज़ तो आपको कहीं जगह और जगह भी मिलेगा देखने को। तो बगीचे वाली वो चीज़ों को आप याद रखना है कि आता है क्वेश्चन किस चंद्रवंशी शासक ने बगीचे लगवाए थे? तो वो था उदय चंद। किस चंद्रवंशी शासक के टाइम पर रोटी के अधीन आ गए थे चंपावत वाला क्षेत्र तो वो था उदय चंद के टाइम पे। टाइम पीरियड पूछ देगा तो आप टाइम पीरियड अगर आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जैसे सपोज़ 1680 नहीं दिया है, इसके आस-पास दे दिया, सपोज़ यहाँ पे दे दिया आपको 1682 ऐसे दे दिया है, क्योंकि ये तो बाद में जीता तो बाद में था ना उदयचंद ने फिर से लेकिन 1680 में इनके अधीन हो गया था, डोटी के अधीन हो गया था, तो क्या पता
सपोज़ यहाँ पे 1682 तक भी ये डोटी के अधीन होगा, 1682 में ये जो लड़के उदयचंद वापस ले गया होगा इस क्षेत्र को, तो ऐसे आ जाता है। तो आप इसका टाइम पीरियड याद रखना कि 1678 से 1698 तक उद्योगचंद था, उद्योगचंद के टाइम पर ही यहाँ पर चंपावत डोटी के अधीन थी, नेपाल के क्षेत्र के अधीन हो गया था चंपावत वाला क्षेत्र। तो 1680 और 1682 आस-पास की डेट है, कभी-कभी बुक्स में डिफरेंस होने के की वजह से थोड़े-थोड़े ऑप्शन क्या होते हैं थोड़े चेंज होते हैं, मतलब आस-पास के ही रहते हैं, तो आप वहाँ ध्यान रखना। तो ये हो गया था उद्योगचंद का। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट वो आ जाता है आपका ये जो था उद्योगचंद, इसके फतेहपति शाह के साथ क्या थे, अब आप देखो कि गढ़वाल वाले ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, तो कोई भी आक्रमण करेगा, अगर कोई आक्रमण करेगा वो दोस्त तो होगा नहीं, वो दुश्मन ही होगा। तो किसी ने आक्रमण करा तो वो दुश्मन होगा, तो इस समय क्या थे इनके मित्रता वाले संबंध नहीं थे, तो उद्योगचंद और फतेहपति शाह के बीच में जो थे शत्रुता वाले संबंध थे। तो शत्रुतापूर्ण संबंध इनके बीच में थे, उद्योगचंद और ये आपका फतेहपति शाह। फिर यहाँ पे मैं लिखा था आपको, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हो जाएगा 1698। 1698 से यहाँ हो जाएगा आपका टाइम पीरियड 1708। 1708 तक ज्ञानचंद्र आया था, इसके बारे में कुछ खास नहीं था। तो इसके बाद आता है जगतचंद, इसके बारे में भी मैं आपको लिख चुकी हूँ थोड़ा-सा, ये जो आपका कि इसके काल को कहा गया था, स्वर्ण काल कहा गया था। 1708 से 1720 तक कौन रहा था? जगतचंद्र आया था। तो यहाँ पे नोट करके लिख देना आप इसके काल को, यानी कि इसके शासन काल को। जगत चंद के काल को कुमाऊं में स्वर्ण काल कहा जाता है। कहा गया तो पूछ सकता है कि किसके काल को, किस कुमाऊं चंद्रवंशी शासक के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना गया, तो वो था आपका जगतचंद। जगतचंद के काल को क्या गया था? स्वर्ण काल कहा गया था। तो ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब ये आ गया 1720 और यहाँ पर आपका था 1716। तो जब 1708 था तब उसी समय भी क्या होता है उपेंद्र शाह आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है? उपेंद्र शाह आ जाता है। उपेंद्र शाह आ गया था, तो उपेंद्र शाह कुछ ही महीने तक रहा हो, क्या पता ये 1716 का टाइम है, ये हाफ ईयर का टाइम हो। तो यहाँ पर जो ये था 1716 से 1717 तक रहा। ये कहाँ था? 1716 से 1716 या कुछ ही समय तक रहा था, तो हम इसे 1717 तक लिख देते हैं। तो कुछ ही महीने तक रहा था ये 1716 से 1717 तक। अब यहाँ पर जो आता है नेक्स्ट शासक, वो आ जाता है प्रदीप शाह। जो यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में होता है वो कौन होता है? प्रदीप शाह। और ये 1717 से 1772 इसका जो टाइम पीरियड है 72। अब आप देखेंगे 1717 से 1772 इसका टाइम पीरियड नहीं था ये क्या था ना, जब इसके पिता की मृत्यु हुई, जब प्रदीप शाह के पिता की मृत्यु हुई उस टाइम पर ये जो होगा आप ये देखेंगे ना, 1 ही साल का गैप है यहाँ पे, 1 ही साल का गैप है। तो ये जो होंगे ये दोनों भाई होंगे और ये फतेहपति शाह के क्या होंगे? पुत्र होंगे, क्योंकि 1 साल में तो कोई बेटा नहीं होगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपेंद्र शाह जो था, उपेंद्र शाह या ऐसा भी हो सकता है ये दोनों पुत्र हों और ये पिता हो, इसी टाइप से ही होगा वैसे तो। तो उपेंद्र शाह जो था कुछ ही टाइम तक रहा, योग्य शासक नहीं था, तो प्रदीप शाह को गद्दी पे बिठाया गया।
या फिर इसका कोई भतीजा हो या आप या फिर इसका कोई भाई हो, इसका भाई तो हाँ, इसका भाई हो सकता है। तो इसका भाई हो तो उपेंद्र शाह को गद्दी पे बिठा दिया गया हो, इसका तो चाचा ही होगा फिर ये। तो इसी तरीके से होगा लेकिन ये क्या था, प्रदीप शाह जब गद्दी पे बैठा तो इसकी जो ये था, ये नाबालिग था उस टाइम पर। जब प्रदीप शाह 1717 का टाइम आया तो उस समय क्या था, नाबालिग था। अब जैसा मैंने आपको बताया था पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड था, तो पृथ्वीपति शाह जो थे नाबालिग थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई उस समय। तो उनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? उनकी संरक्षिका थी कर्णा देवी, वो कर्णावती कह रही हूँ, कर्णा देवी, नाग काटी रानी। और इनकी जो संरक्षिका थी वो भी इनकी माता थी, उनका था जिया कनक देवी। तो इनकी माता का नाम क्या था? माता ये इस समय जब 1717 का टाइम आया था तो ये क्या थे? नाबालिग थे। नाबालिग। तो नाबालिग थे तो इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? माता थी जिया कनक देवी। ये जो जिया कनक देवी थी, ये थी कांगड़ा महाराज की, कांगड़ा के शासक की पुत्री। जो कांगड़ा जगह थी कांगड़ा, वहाँ के शासक की पुत्री कौन थी? जिया कनक देवी थी। जिया कनक देवी प्रदीप शाह की माँ थी। तो जिया कनक देवी ने किसका लालन-पालन करा था? प्रदीप शाह का। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है वहाँ पर जैसे जिया कनक देवी को भी दे दिया और रानी कर्णावती को भी दे दिया। तो वहाँ से आपसे पूछ देते हैं कि जिया कनक देवी ने किसका संरक्षण करा? तो संरक्षण जो करा था प्रदीप शाह का करा था। ऐसे ही क कर्णावती को दे देते हैं, तो कर्णावती जो थे पृथ्वीपति शाह के माँ थी। कर्णावती कौन थी? पृथ्वीपति शाह की माँ थी, जबकि जिया कनक देवी प्रदीप शाह की माँ। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए। तो प्रदीप शाह की माँ का नाम जिया कनक देवी था, जबकि पृथ्वीपति शाह की माँ का नाम कर्णावती था। दोनों का ही सेम चीज़ चल रही है क्योंकि दोनों ही क्या थे, यहाँ पर नाबालिग थे। तो पृथ्वीपति शाह जो है 4 साल बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। इसी तरीके से इनको लगभग लगता है 15-16 15 या फिर 14 वर्ष लगता है। 14 भी नहीं कहेंगे 13 वर्ष लगता है। 13 वर्ष के बाद ये रहता है गद्दी में बैठ जाते हैं और 1730 पे कौन गद्दी में बैठता है? प्रदीप शाह बैठते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ये किसका था? ये जिया कनक देवी का था। जिया कनक देवी जो आई थी 1730 तक 30 मान लेते हैं, 29-30 आस-पास है, तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1730 में प्रदीप शाह का और 1772 तक प्रदीप शाह का शासन रहता है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रदीप शाह के बारे में पढ़ेंगे और अगले चंद्रवंशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जगत चंद के बारे में इतना ही था। मैंने यहाँ पर जगत चंद के बारे में आपको समझा दिया है। 1720 तक रहा था। इसके काल को स्वर्ण काल कहा गया है जगत चंद। और जगत चंद किसके समकालीन था? जगत चंद जो था इसके समकालीन भी था नहीं, ये इसके समकालीन नहीं था। ये जो था जिया कनक देवी के टाइम पर था, यानी कि जगत चंद जो था जिया कनक देवी के टाइम पर था। तो ये आप देख सकते हैं और बाकी जगत चंद, ज्ञानचंद, उद्योग चंद इनके आक्रमण किसके टाइम पर भी हुए थे? फतेहपति से के टाइम से भी हुए थे। अब जब प्रदीप शाह का टाइम पीरियड आता है तो क्या होता है कुछ चंदों 2-3 चंद शासक आ जाते हैं। उस समय क्या होता है प्रदीप शाह और चंदों के बीच में क्या होते हैं, कुछ के बीच कटुता संबंध रहते हैं और कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ अभी जब हम चलेंगे ना फतेहपति शाह ये सारे 2-3 3-4 जो हैं आपके ये होंगे पवार शासक आएँगे। लेकिन चंदों में क्या है अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। तो चंदों को हम अच्छे से देखेंगे वहाँ पर। पवार शासक जो हैं इनकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ बता दूँगी। बाकी चंदों में जो है जो भी यहाँ पर क्या होते हैं षड्यंत्र होते हैं, मोहन चंद्र आते हैं, वो जितने भी होते हैं उसमें थोड़ा क्या होगी क्लास थोड़ी लॉन्ग होगी। तो एक क्लास में एक शासक को अच्छे से कवर करेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पर पहले मैं इनका थोड़ा-सा रिवीज़न कर दूँगी जो भी हमने पढ़ाया है। अभी क्या कर देते हैं क्लास को खत्म कर देते हैं यहीं पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।